नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा आपको पता है एनसीईआरटी महासार जो बेसिकली आज से 3 साल पहले मैंने शुरू किया था केमिस्ट्री के लिए, जिसमें मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए थे। एंड बहुत ही अच्छी बात है कि उससे बाद में नीट जेई के अंदर एज इट इज़ क्वेश्चन दिखाई दिए, और ऐसा बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है कि एज इट इज़ प्रश्न आपका जो है वो पेपर में आए। तो ऐसा बहुत बार एनसीईआरटी महासार से हुआ है। तो इस सॉल्वेंट एकेडमी चैनल पर भी मैं एनसीईआरटी महासार को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, और इसमें मैं जो नए प्रिपेयर क्वेश्चन है, पुराने वाले तो मैं आपको बाद में अलग से वीडियो के फॉर्म में दे दूंगा, बट जो अभी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं टुकड़ों टुकड़ों में 5-5 क्वेश्चन के मैं वीडियो डालता रहूंगा, आप इनको नोट करते जाइएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो अभी बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, नए बनाए हुए हैं, कहीं पे भी कॉपी पेस्ट नहीं है। देखो बच्चों, प्रश्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन से प्रश्न नीट और जेईई में आ सकते हैं ये एक्सपर्टीज़ का काम होता है। इसके लिए थोड़ा अनुभव की जो है वो आवश्यकता होती है। तो वो अनुभव यदि आप चाहते हैं उसका लाभ उठाना, तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जुड़े। आपको लगातार इस तरह का कंटेंट मिलता रहेगा, और जो क्वालिटी है इस कंटेंट की वो ऑलरेडी प्रूवन है, उसमें कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आज केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस में लाया हूँ, देखें उन्हें सॉल्व करेंगे हम। पहला प्रश्न है कि डायमंड हमेशा जो है वो डायमंड रहता है, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि सर काइनेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आप लाए, तो देखो एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ दी हुई है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये पता करना वो हर किसी की बस की बात नहीं है। प्रश्न तो देखो बन सकते हैं, लेकिन क्या सोच रहती है एग्जामिनर की, वो एग्जामिनर की सोच अडॉप्ट करने के लिए आप खुद ने भी तो कभी एक्सपीरियंस लिया वो नीट जेईई का, तब आप वो जो है वो सोच डेवलप कर पाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आई थिंक सो कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है कि हीरा सदैव हीरा रहता है, ये जो स्टेटमेंट है वो किससे बिलोंग करता है। बेसिकली देखो बेटा, ये तो आपको पता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो बदला जा सकता है आसानी से, किसके अंदर, आसानी से तो नहीं लेकिन बट इट इज कन्वर्टेबल इनटू डायमंड, है ना, यह हीरे में बदला जा सकता है। तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि यह प्रोसेस हो सकता है। ध्यान से सुनना बातों को। थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी इसकी फिजिबिलिटी को बताती है, उसके कारण उसका ये मानना है कि संभव है ये प्रक्रम, ठीक है, संभव है। इसका मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा। जैसे मैं डायमंड की बात क्योंकि कर रहा हूं तो मैं डायमंड को इस साइड लिख लेता हूं कि हम डायमंड को बदलना चाह रहे हैं किसमें, ग्रेफाइट में। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ना, ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि संभव है, पर काइनेटिक्स ये कहती है, काइनेटिक्स स्पीड बताती है कि यह इट्स अ वेरी स्लो। सो ये लगभग न के बराबर होता है, न के बराबर इसे माना जा सकता है। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहती है कि भाई डायमंड ग्रेफाइट में बदल जाना चाहिए, लेकिन काइनेटिक्स ये कहती है कि डायमंड जो है वो लगभग नहीं बदलेगा आपका किसी ग्रेफाइट फॉर्म में, क्योंकि इस प्रोसेस की स्पीड बहुत कम होती है। यह संभावना बताता है कि यह प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, यह संभावना आपको थर्मोडायनेमिक्स से पता चलती है, पर होगा ये पता चलने के बाद उसकी जो स्पीड के बारे में जानकारी देती है वो काइनेटिक्स है। तो ये विशेषता होती है केमिकल काइनेटिक्स की, एंड सरप्राइजिंगली ये लाइन आपके बुक में दी है, वहीं से इसे उठाया गया है। तो एक अच्छा बेहतरीन सवाल है कि डायमंड जो है वो हमेशा डायमंड है। ऐसा आपने जो है वो किसी कंपनी के प्रचार में भी देखा होगा कि हीरा है सदा के लिए, तो वो हीरा सदा के लिए जो वो कंपनी कह पा रही है वो इस वजह से कह पा रही है कि उनको काइनेटिक्स का नॉलेज है। थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहती थी कि इसे ग्रेफाइट में बदल जा सकता है। ठीक है जी, तो समझ गए होंगे मैं ये क्वेश्चन क्यों लाया हूं, क्या मैं कहना चाहता था। टेलीग्राम चैनल भी हम बना देंगे तो उसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक बार को तो 5-5 क्वेश्चन किए तो आप आराम से या वीडियो से भी लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जरूर वीडियो को शेयर करना है आपको। अगला, ब्यूटाइल क्लोराइड की सांद्रता T बराबर 0.1 m है। T 50 पर ये इतनी हो जाती है। आर एवरेज, देखो बेटा एवरेज रेट निकालने के लिए जो हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं वो माइनस का C2 माइनस का C1 और डिवाइड बाय T2 माइनस T1 होता है। ये औसत दर निकालने का सूत्र होता है। और जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 10 टू पावर माइनस का 4, दिस इज 10 टू पावर माइनस का 4, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी, क्योंकि रेट हमेशा प्लस आती है तो ये करेक्ट है, 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स ये आ जाएगा। सो ये जो रेट आएगी, क्योंकि एक टाइम पीरियड गिवन है, यू आर यूजिंग द टाइम पीरियड, है ना, आप दिए गए समय अंतराल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हम औसत दर कहेंगे। तो ये तो सही कथन है। आर एवरेज विल रिमेन कांस्टेंट, 0 से 50 सेकंड के मध्य में, तो ऑब्वियस सी बात है उसी समय के लिए आर एवरेज निकाली गई है तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। यह भी स्टेटमेंट सही है। इंस्टेंटेनियस दर ये नहीं आएगी क्योंकि ये औसत दर है। इंस्टेंटेनियस दर के लिए हमें स्लोप की जरूरत पड़ती है। आर तात्क्षणिक हेतु हमें
क्या होता है, हमें टेंजेंट डाल के ढाल, है ना, वक्र का ढाल आवश्यक होता है, वक्र का ढाल स्लोप ज्ञात करना होता है, ऐसे नहीं निकलता, ज्ञात करना होता है। यदि आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहते हो तो आपको उस क्षण पर क्या करना पड़ता है, आपको ध्यान होगा कि ये जैसे प्लॉट है तो ये नीचे जा रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी होती है और उस स्पर्श रेखा की ढाल आपको निकालनी पड़ती है। ये तरीका एडॉप्ट किया जाता है। तो ये तरीका यहां पर नहीं एडॉप्ट किया गया, यहां तो सिंपल हमने जो है वो समय अंतराल लिया गया है, तो इसलिए आर एवरेज कहेंगे। चौथा है फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल द एवरेज वेलोसिटी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत कम समय अंतराल होने पर औसत दर को हम क्या बोलते थे, ताक्षणिक प्रति सेकंड के रूप में दिखाया जाता है। वो ये यहां तो हमने लगभग 50 सेकंड का अंतर लिया हुआ है। पर सेकंड में यदि कोई डिफरेंस आ रहा है तो यू कैन से कि यहां जो एवरेज है वो एक्चुअली क्या है, इंस्टेंटेनियस है, यानी तात्क्षणिक है। तो इस प्रश्न में ये आपके एनसीईआरटी में एक उदाहरण दे रखा है, वहां से प्रश्न बनाया गया। हालांकि वो जो क्वेश्चन है वो अलग तरह का, पर हमने इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है। तो उम्मीद है आप प्रश्न समझ गए होंगे कि ये जो आपने निकाला है वो औसत दर निकाला है। अगला, H प्लस और Br माइनस के विलुप्त होने की दर का अनुपात क्या होगा। जब आप अभिक्रिया लिखते हैं तो आपको पता है कि यहां पर जो रस समीकरण मितीय गुणांक हैं वह इस तरीके से क्या होते हैं भाई, 1 हो जाते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा इसका एक्सप्रेशन हो गया। और इसको करेक्ट किससे किया है इन्होंने, H प्लस और Br माइनस है, तो H प्लस और Br माइनस H प्लस दोनों के आगे आपको साइन माइनस ही लगाना है क्योंकि रिएक्टेंट की जगह ही है, तो ये चीज आ जाएगी। अब H प्लस और Br माइनस की दर का अनुपात पूछा है, यानी कि मैं कहूंगा कि dH प्लस अपॉन dt मेरे से पूछा गया है, इसको भी अपन नीचे लेके जाए, dBr माइनस अपॉन dt, है ना। ये इसके क्या ले गए हैं आप, अपॉन में ले गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 6/5 माइनस से माइनस तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर इज 6/5। नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या दे रखा होता है, उनमें ये चीज दे रखी होती है और अभिक्रिया की दर पूछी गई होती है या किसी एक अन्य अभिकारक के विलुप्त होने की दर पूछी गई होती है। तो यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाइड कर दिया कि आपको दो दरों का अनुपात पूछा हुआ है। हालांकि कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से, अच्छा क्रॉस चेक भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। यानी कि H, ये देखो 1 से बड़ा आ रहा है, यानी H प्लस के विलुप्त होने की दर Br से ज्यादा होगी, तो बिल्कुल सही बात है, H प्लस के विलुप्त होने की दर Br से ज्यादा है। इसके 6 मोल खत्म होते हैं, उसके 5 ही खत्म होते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। सही वेग नियम है, देखो ये विशुद्ध रूप से एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हम देख के नहीं बता सकते कि ये जो है ऑर्डर जो होता है, ये ऑर्डर यानी कि कोटि, है ना, एक्सपेरिमेंटल होती है। सर तो हम कहाँ एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे, तो बेटा आपको नहीं निकालना पड़े इसलिए तो प्रश्न बना है, यह एक्सपेरिमेंटल होती है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है जिनको केवल और केवल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये बता नहीं सकते कि यह दर किस तरह से निर्भर करेगी जब तक आपके पास दर नियम नहीं है ना, या मैकेनिज्म नहीं है। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसमें से ये वाला तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, आपको ध्यान ही होगा, इसलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं, यानी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसको हम कहते हैं, है ना। इसे हम छद्म वाला जो नाम देते हैं ना, वो ये चीज है ना, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। बाकी क्लोरोफॉर्म Cl2 वाला ये उदाहरण आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो तमाम काइनेटिक्स पढ़ने के बाद में आप यदि एनसीईआरटी के अंदर जो उदाहरण दे रखे हैं उन्हें भूल जा रहे हैं तो वो तकलीफ दे हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स को तो हमको कर ही लेना है, कोई डाउट इसमें नहीं है, यहाँ आंसर आएगा सभी। और ये बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं रख सकते, बिल्कुल भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ध्यान तो आपको खैर रखना ही है, क्योंकि कोटि जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है। आप मॉलिक्यूलरिटी तो बता सकते हो देख करके, पर ऑर्डर कभी भी बताई नहीं जा सकती है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट जैसा नहीं है, बट स्टिल इट इज़ गुड क्वेश्चन। ऐसे सवाल तुम्हारे नीट में, जेईई मेंस में आते रहे हैं। ये जो क्लास है एनसीईआरटी महासार, वो नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, लैब स्टैंड के लिए, पीजीटी यदि आपका है, या फिर अभी एकलव्य मॉडल में निकली हुई है, कहीं पर भी जहां केमिस्ट्री आ रही है वहां ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड तक, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर जिसके अंदर कुछ हिस्सा 12th का रहता है या बीएससी का मान लो,
वहां पर भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रत्येक वह बच्चा जो एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री पर प्रिपरेशन कर रहा है, सीयूटी का हो, किसी का भी हो, उन सबको ये प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही इनके लिए एक बेसिक बुक मानी जाती है। और आप जो नीट और जेईई मेंस वाले हैं भाई, उनके लिए तो फाइनल बुक है, उसी से सब कुछ आता है। तो अब इसमें क्या होगा जी, 4 गुना कर दिया आपने, इसको 4 गुना कर दिया, इसको 4 टाइम्स। निश्चित तौर पर ये 4 गुना कर तो दिया, पर उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। इसको भी तुम 4 टाइम्स कर रहे हो, और इसकी जो पावर है वो तो 1 ही लगेगी। अब 4 का अंडर रूट रहेगा तो वो 2 हो जाएगा, और इधर जो है वो 4 ही रहेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 8 गुना। ऐसा प्रश्न जेईई मेंस में और नीट में कई बार देखने में आया, बहुतों बार ऐसा प्रश्न हमने देखा है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे, इसी तरह के प्रश्न 5-5 क्वेश्चन के छोटे छोटे वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा। अभी एक बार जब संख्या हमारी बढ़ जाएगी, देन विल गो फॉर द लाइव क्लासेस ऑल्सो। बट एक बार को आपका कंटेंट में जो आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं, उसके बाद और आगे प्लान करेंगे। थोड़ी सी संख्या बल की जरूरत रहेगी। अच्छा जो है वो आपका रिस्पॉन्स प्राप्त हो रहा है। मैं चाहता हूं कि और अच्छे लेवल पर ये चीजें जाए। कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि लगभग प्रत्येक दिन आपको 5 क्वेश्चन मिलते जाएं, और ये जो है वो आपके पूरा चैप्टर जो है वो कवर ही कर देंगे। एक तरह से पूरा चैप्टर जो है ना वो कवर करने वाली चीजें हैं ये सारी की सारी। समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है, तमाम तरह के जो रुकावटें आई उस वजह से, तो अब और समय हम नहीं खर्च करना चाहते, और यहाँ से इसलिए मैं क्वेश्चन बेस्ड आपको काम जो है वह करवा दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो उम्मीद है प्रश्न जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि प्रश्न बनाना इज नॉट द इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ये बनाने के लिए अनुभव लगता है, और 19 साल हो गए ये काम करते हुए। तो इस अनुभव को तो अब नीट और जेईई ने भी कई बार सम्मान दिया है, तो उम्मीद है आप भी इसे सम्मान देंगे। और बच्चों को इससे जोड़िए, सॉल्वेंट एकेडमी आप ही के लिए है, और इसका जो भी आगे भविष्य वो आप ही निर्धारित करेंगे। पहले भी मैं कहता था कि इसकी मेरी ऊर्जा जो है वो बच्चों से ही प्राप्त होती है, और अब तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी तरह से आप ही पर डिपेंडेंट हैं हम, है ना। तो लगता है मुझे कि ज़रूर आपका जो सपोर्ट मुझे मिलेगा। बताइएगा कैसे प्रश्न लगे, और बच्चों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें सॉल्वेंट एकेडमी से।